हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, आपकी तबीयत एकदम बढ़िया होगी और इस फेज़ को आप एंजॉय कर रहे होगे, प्रेशर नहीं ले रहे होगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए कहना काफ़ी आसान है कि आप इस फेज़ को एंजॉय करिए, लेकिन क्योंकि मैंने आप जैसे कई सारे बच्चों को देखा है, मैं खुद भी कभी इस फेज़ में था, तो ये मुझे पता है कि इसका कितना महत्व है और कितना इसको महत्व देना है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। बाकी हमारी अब की बात हुई थी कि हम लोग जो है ऐसे ही चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो पिछले कई सालों से बनते हुए आए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस और साथ में नॉन अलाइन मूवमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, एनएम के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, खासकर यूएन के बनते हैं, काफ़ी आसान भी होते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है प्रियोरिटी भी रखेंगे जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे अपने पेपर में। ठीक है, बाकी और भी कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कुछ चैप्टर्स पे, आप उसको देखिए, आपको पसंद आते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मेंशन इन दी 2 to 4 फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। अब देखिए जनरल असेंबली होता क्या है, आपको ये जो मीटिंग हॉल दिख रहा है ना, ये बड़ा सा, यही है जनरल असेंबली। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होती है मीटिंग, इसमें असेंबली होता है, इसमें सभी देश के जो है व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, बैठते हैं, इसमें जो है बातें होती हैं और यही सब है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस जनरल असेंबली में होता क्या है। तो इसमें होता यही है कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जैसे कि कैसे शांति लाया जाए या फिर कैसे जो है एक बनाया जाए, एक सुरक्षा बनाया जाए, ताकि जो है कोई और युद्ध ना हो सके। क्योंकि आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जब फर्स्ट वाला हुआ था तब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि दोबारा से कोई वर्ल्ड वार जैसी स्थिति ना बने, लेकिन वो बनी और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। तो उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हम लोगों ने बनाया यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलिए, तो जनरल बातें थी। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है, ये रिकमेंड करता है मेंबर्स कंट्रीज़ को, जैसे कि मान लीजिए कि कोई और नया देश इसमें आना चाह रहा है, इसका पार्ट बनना चाह रहा है, खुद को इसमें एडमिशन दिलाना चाह रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है यही रिकमेंड करता है मेंबर कंट्रीज़ को कि हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ ये भी जो है हमारे साथ बैठे यहाँ पे और पीस और सिक्योरिटी पे बात करें। उसके अलावा वही रिकमेंडेशन के साथ साथ यही एडमिट भी करता है नए मेंबर कंट्रीज़ को, किसमें, यूनाइटेड नेशंस में। उसके साथ जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसी जो ऑर्गन्स हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं आपके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। ठीक है, बजट वगैरह सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। आप इसका कोई भी फंक्शन 4 अपने आप से लिख सकते हो, 4 फंक्शंस। फिर है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, यानी जनरल असेंबली का कंपोजिशन क्या है, मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या कैसी चीज़ें हैं। और कंपोजिशन वर्ड याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में ये कंपोजिशन वर्ड बार बार आता है। तो जो जनरल असेंबली है उसका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो मेंबर्स कंट्री हैं वही इसके कंपोजिशन के पार्ट है, यानी कि जो भी देश यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है वही इसका जो है कंपोजिशन में बनते हैं। और सभी कंट्री के पास जो है एक वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि जब भी कोई इसमें बहस होती है, जैसे पूरी मीटिंग हॉल इसमें लोग बैठते हैं, कोई बात हो रही है, फिर उस चीज़ पे वोटिंग करना है, तो हर एक देश एक वोट कर सकता है। ठीक है, हालांकि इसका मैटर नहीं होता है कि देश कितना बड़ा या छोटा है, सबके पास एक वोट देने का अधिकार होता है और एक देश से टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वोट जो है सिर्फ एक दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गन अप्रूव द बजट, ध्यान देना, बजट, बजट कौन अप्रूव करता है, तो बजट अप्रूव करता है जनरल असेंबली, जिसके बारे में हम लोगों पर भी बात किए थे। ठीक है, आप इस बजट वाले पार्ट को आप उसके फंक्शंस में भी लिख सकते हो। बजट का मतलब कि कितना पैसा किस ऑर्गन पे लगाना है और कितने पैसे से क्या काम होना है देश भर में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, कंपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, किस चीज़ का,
सिक्योरिटी काउंसिल का। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक ऑर्गन है। अब जैसा कि इसका नाम ही है सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कि ये पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स देखता है यूएन के लिए। तो इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं टोटल? टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट का मतलब ये है कि बदलते नहीं हैं। बदलते जो है आउट ऑफ 15 5 परमानेंट हैं, और बदलते कितने रहते हैं? बदलते हैं 10। तो जो परमानेंट है इन पांचों को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है कि इसमें से कौन सा नेशन पार्ट है या फिर कौन सा नेशन पार्ट नहीं है। तो ऐसे में जो है हमको वहाँ पे पहचानना होता है। तो इसमें जो अपना पहला कंट्री है वो है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना। ठीक है। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके बारे में है कि उनका टर्म क्या होता है। जो नॉन परमानेंट है यानी कि जो बस इलेक्ट कर लिए जाते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं, ऐसे देश। ऐसे टोटल कितने देश हैं? ऐसे टोटल जो है 10 नेशंस हैं, और उनका जो टर्म पीरियड है वो 2 ईयर्स के लिए। मतलब जैसे कि अगर इंडिया बनता है इसका पार्ट, तो इंडिया जैसे 2024 में बनता है तो इंडिया जो है 2026 तक रहेगा, यानी कि 2 ईयर इनका टर्म पीरियड होता है। और इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करता है जनरल असेंबली। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। ये इसके जो है आता है वर्क में। फिर आता है वीटो पावर पे क्वेश्चन। वीटो पावर का जो एकदम सिंपल मतलब होता है वो होता है निगेटिव वोट। ठीक है। तो वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल से काफ़ी रिलेटेड है। वीटो पावर का मतलब होता है कि देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, पहले आप इस आंसर को पढ़ लीजिए। वीटो पावर इज़ द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर। ये सिर्फ किसके पास वाली पावर है? परमानेंट मेंबर्स के पास है, टू रिजेक्ट एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। अब देखिए टोटल 15 लोग हैं, इनमें से 5 हैं परमानेंट, 10 हैं नॉन परमानेंट। 1 मिनट। अब अगर मान लीजिए कोई भी बहस चल रही है, टोटल 15 जितने मेंबर्स हैं, कुछ किसी भी मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। अब जो एक आम जो डेमोक्रेटिक तरीका होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर 15 लोग हैं तो आधे से ज़्यादा, दैट मीन्स कि अगर आउट ऑफ 15 अगर 8 लोग किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उस चीज़ को करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो 5 नेशन हैं इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये हो गया कि 8 नहीं, सभी लोग बोलते रहे कि हाँ ये चीज़ हो जाए, लेकिन अगर इन 5 में से कोई एक देश ने भी अपना वीटो पावर यूज़ कर लिया, मतलब निगेटिव पावर यूज़ कर लिया, तो वो काम नहीं होगा। भले इधर जो है क्यों ना सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन इस 5 मेंबर्स में से, 5 परमानेंट मेंबर में से अगर किसी ने भी बोल दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। उसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, कुछ स्पेशल पावर है जो कि मिला हुआ है परमानेंट मेंबर्स को, जो कि टोटल 5 मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फंक्शंस पे, किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसका वही फंक्शन हुआ, सबका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। पीस एंड सिक्योरिटी क्या मेंटेन करता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको याद रख लो, ये दोनों वर्ड काफ़ी यूज आएगा। फिर है इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज पीसफुली। देशों के बीच में जो है, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री ए है कोई कंट्री बी है, दोनों कंट्री आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इनके बीच में ये शांतिपूर्वक जो है डिस्प्यूट लड़ाई को सेटल कराएगा। उसके अलावा इम्पोज सैंक्शंस और ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स टू स्टॉप एग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कंट्री यही फिर से कंट्री ए है और कंट्री बी है, इसमें कंट्री ए जो है कुछ ज़्यादा ही जो है कंट्री बी को धमका रहा है या इसके ऊपर हमला कर रहा है, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो कंट्री ए के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, यानी कि कंट्री सभी मेंबर कंट्री जितने भी यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं उनको बोलेगा कि सुनो सभी लोग जो है ए से कोई भी लेन देन मत रखना, इसको ना कोई सामान बेचना ना इससे कोई भी सामान खरीदना। इससे क्या होगा? इससे ए का सारा इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा और ए फिर अपने आप ही जो है लाइन पे आ जाएगा और वार नहीं करेगा। उसके अलावा अगर फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो सिक्योरिटी काउंसिल फोर्सेस भेज के, पीस कीपिंग आर्मी वगैरह जो फोर्सेस होती हैं भेज के इस युद्ध को रुकवा सकता है। ये इसके क्या है? फंक्शंस हैं। अपने वर्ड्स में सबको लिख सकते हो, हालांकि इतना एक्सप्लेन नहीं करना है सब कहानी आपको बस सिंपल सटीक आंसर लिखना है जो कि जैसा है। कंपोजिशन एंड टर्म। अब देखिए, अब नए हम लोग आ जाते हैं एक और ऑर्गन पे, अब वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है,
अब इनका जो टर्म होता है, फिर से वही बात, इनका टर्म जो होता है कितने जजेस होते हैं हमको ये समझना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जजेस होते हैं, टोटल 15 जज होते हैं। और हर एक जज जो है वो इलेक्ट होता है 9 ईयर्स के लिए। यानी कि अगर आज कोई भी व्यक्ति 2026 में कोई भी आदमी जो है अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनता है तो वो अगले 9 साल तक के लिए जो है क्या बना रहेगा? वो जज बना रहेगा। ठीक है। अच्छा हाँ, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति बन सकता है? नहीं। जैसे मान लीजिए कि पर्सन ए है, अगर इसको ये इंडिया का है, इंडिया का कोई आदमी है, और अगर इसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना है तो इसे अपने स्पेसिफिक कंट्री के एकदम हाईएस्ट जज बनने की काबिलियत रखता हुई है। यानी कि अपने इंडिया का हाईएस्ट जज कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जो जज हो वही होता है। तो यानी कि इस व्यक्ति के पास इतनी काबिलियत हो कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, तभी वो व्यक्ति जो है एलिजिबल होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनने के लिए। लेकिन यहाँ बस आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं और इनका जो टर्म पीरियड होता है वो 9 ईयर होता है। हाउ आर द ICJ जजेस सिलेक्टेड? ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने बताया था कि इसमें जो है जनरल असेंबली का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है यही लोग इलेक्ट करते हैं कि जज बन के कौन आएगा यहाँ पे। लोकेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कई बार ये क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ह्यूज, नीदरलैंड। याद रखना, स्टेट एनी 3 फंक्शन, वही फंक्शन या फिर रोल जो भी आपके वहाँ वर्ड दिया रहे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो कोर्ट करता क्या है? ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स को बिटवीन कंट्रीज़ पीसफुली। देशों के बीच में अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है, वही फिर से बात कंट्री है, कंट्री भी के साथ कोई भी झगड़ा किसी बात को लेके, लैंड बाउंड्री कुछ भी है, तो ऐसी चीज़ के लिए सेटल इसका कहाँ पे होगा? वो होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। जो डिस्प्यूट होगा, जो झगड़ा होगा, उसको लीगली यहाँ पे सुलझाया जाएगा। उसके अलावा इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चन टू UN ऑर्गन्स। UN की जो बाकी ऑर्गन्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, तो इन सभी ऑर्गन्स को क्या करता है? वो एडवाइस करता है, अपना ओपिनियन देता है किसी भी लीगल क्वेश्चन पे। उसके साथ साथ इंटरप्रेट्स इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। ठीक है, ये तो आप वर्ड एकदम अच्छे समझ ही गए होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर से, कि इंटरप्रेट करता है लॉज को, कानून को, कि कौन से लॉज जो इंटरनेशनल लॉ हैं या फिर जो समझौते हुए हैं किसी देश दूसरे देश के साथ, जो समझौते वगैरह हुए रहते हैं, ट्रीटी। जैसे अपने अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड सुना होगा, इंडस वैली ट्रीटी। ठीक है, तो समझौते होते हैं दो देशों के बीच में, पैक्ट साइन होता है किसी भी चीज़ को लेके, नदी को लेके या बाउंड्री को लेके, तो उसको इंटरप्रेट कौन करता है? वो करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी जैसे इंटरप्रेट का आपको एक मतलब समझना हो तो उसका मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। अब फुल फॉर्म जो कि पूछता है तो यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछता है ये। यूनिसेफ का है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जो कि अभी नया, मतलब इसका पहले एक अलग नाम था, आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल अभी आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होना चाहिए ये चीज़। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, एंड C फॉर कल्चरल, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं WHO फंक्शंस पे। WHO का फंक्शन क्या है? तो क्योंकि देखो इसका नाम ही क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो फंक्शंस होंगे वो हेल्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करेंगे। तो इट वर्क्स टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये चाहता है कि इसका जो वर्क होता है वो इस प्रकार होता है कि जो ग्लोबल, अपना जो पूरा वर्ल्ड है, इसका जो हेल्थ का स्टैंडर्ड है उसको बेहतरीन कर सके, सभी आदमी स्वस्थ हो सके। उसके अलावा इट हेल्प्स कंट्रीज कंट्रोल एंड प्रिवेंट डिजीजेस। ये हेल्प करता है देशों को, ताकि वो अपने देश में फैल रहे जो बीमारी वगैरह होता है उसको प्रिवेंट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। उसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू कंट्रीज़। ये देशों को जो है हेल्प भी करता है, ताकि जो टेक्निकल सुविधाएं हैं देश में, क्योंकि देखो आज मेडिकल साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, अभी सिर्फ बात दवाइयों तक नहीं रह गई है, अभी काफ़ी सारी मशीन्स का यूज़ होता है ट्रीटमेंट वगैरह में, तो वहाँ पर भी जो है WHO काफ़ी हेल्प करता है छोटे मोटे देशों को, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा ये रेगुलर टाइम पे ट्रेनिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराता है डॉक्टर्स के लिए भी। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं WHO के। यूनिसेफ, अब यूनिसेफ का जो फंक्शन है, तो
इसका जो है मल्टीपल फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो ध्यान दिया जाता है वो चाइल्ड और मदर पे ध्यान दिया जाता है। आप इसके फुल फॉर्म से भी समझ सकते हो। तो वही चीज़, इट प्रोवाइड फूड, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ केयर, किसी के लिए, बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ साथ की माताओं के लिए। इट हेल्प्स इन चाइल्ड एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी ध्यान देता है कि बच्चों की शिक्षा पूरी हो सके, बच्चे पढ़ लिख सकें, और उसके साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा हो, कि कहीं कोई बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको किसी काम में न लगा दिया जाए, ये सारी चीज़ें। इट सपोर्ट्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, उसके साथ साथ जो सभी प्रोग्राम, जो सभी स्कीम्स चलती रहती हैं महिलाएं और बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड रिगार्डिंग, उन सब में भी जो है यूनिसेफ काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है। इवन गवर्नमेंट्स को पैसे भी प्रोवाइड कराता है, ये हेल्प प्रोवाइड कराता है, ताकि वो उस देश की महिलाएं और बच्चे जो है स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें, सारी चीज़ें हैं। यूनेस्को का जो फंक्शन है, तो ये प्रमोट करता है एजुकेशन को। देखो इसके फुल फॉर्म से ही बन जाएगा इसके जो फंक्शंस हैं। ये एजुकेशन को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, साथ साथ ही प्रोटेक्ट करता है जो है कल्चर और हिस्टोरिकल जो हेरिटेज हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और उसके अलावा डांस जो होते हैं, कजीन्स वगैरह, फूड्स वगैरह जो भी हैं, किचन्स वगैरह, उनको भी काफ़ी प्रमोट करता है। तो बेसिकली कल्चर प्रमोट करना, एजुकेशन प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, ये इसका जो है मेन फंक्शन होता है यूनेस्को का। इसके फुल फॉर्म से ही आप बना सकते हो इसके फंक्शंस को। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द एम्बलम फीचरिंग ओलिव ब्रांचेज एंड अ वर्ड मैप। देखो, तो ये यूनाइटेड नेशंस का है, ये देखिए ओलिव ब्रांचेज, ठीक है, और उसके अलावा एम्बलम है, वर्ड है, और ये आपका ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। तो ये जो है आपका डिनोट करता है क्या, ये डिनोट करता है आपके यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उसके साथ में हाउ मेनी जजेस आर इलेक्टेड टू द ICJ एवरी 3 years टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी। तो वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टोटल जो है इसमें कितने जजेस होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं, और हर 3 साल पे जो है 5 जज रिटायर करते हैं, उनकी जगह जो है 5 जजेस इलेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे क्या होता रहता है, कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है। नहीं तो ऐसे में एक साथ अगर 15 जजेस रिटायर कर जाएंगे तो फिर थोड़ा सा वो समस्या पैदा कर देगा। इसलिए ऐसा होता है कि हर 3 साल 5 जजेस रिटायर करते हैं, और फिर उन्हीं की जगह 5 नए जजेस आ जाते हैं हर 3 साल पे, याद रखना, ठीक है। विच UN एजेंसी इस्टेब्लिश्ड इन 1946, ताकि जो है खासकर बच्चों और महिलाओं को रिलीफ मिल सके वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, तो वो था अपना यूनिसेफ। इसका पुराना जो इसका शुरुआती फुल फॉर्म था, अगर आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। ह्यूमन राइट्स पे है ये, डिफाइन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को आप डिफाइन करिए एज पर द UN चार्टर एंड नेम द डेट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो सभी बेसिक राइट्स और फ्रीडम, आज़ादी, जो कि हर एक व्यक्ति को मिलनी ही मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब आता है NAM से क्वेश्चन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनके 4 फैक्टर्स को डिफाइन करना है, जो इनके 4 फैक्टर्स हैं। तो इनका पहला है बेसिकली 4 फैक्टर्स जो NAM को फॉर्मेशन के जिम्मेदार हैं। तो उस समय क्या चल रहा था कि USA और USSR, जो कि ब्रेको के एक बोल सकते हो, इसमें रसिया एक जो कि है, इसके बीच में जो है कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है, ये पहला कारण था। दूसरा था डिज़ायर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, प्लस NAM ये भी चाहता था, क्योंकि देखो इसके नाम में है नॉन अलाइंड, यानी किसी के साथ जाना नहीं है हमको। हो क्या रहा था कि USA और USSR जो है न्यूली इंडिपेंडेंट जो देश थे, जो भी छोटे मोटे देश जो भी जस्ट आज़ाद हो रहे थे, अब बड़े देश जो आज़ाद हो रहे थे, उन सबको चाह रहा था कि ये हमारे साथ आके मिल जाएं। USA अपने साथ मिलाना चाह रहा था, USSR अपने साथ मिलाना चाह रहा था। ऐसे में होता क्या, ऐसे में वो छोटे देश जो है इन बड़े देश के फिर से कब्जे में आ जाते, और वो चाह ना चाह कर भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते और इनकी गुलामी करते। तो ऐसे में NAM बनाया गया कि नहीं, आप सभी लोग किसी के साथ मत जाइए, आप लोग इंडिपेंडेंट रहिए। तो पहले यही है कि कोल्ड वार के समय चल रहा था, इसलिए इसको बनाया गया। दूसरा ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो अपनी आज़ादी बचाए रखें, नहीं तो क्या होगा, वो लोग फिर से इनके साथ मिल जाएंगे और अपनी आज़ादी खो देंगे, जो इतने साल से जो है ऑलरेडी किसी ना किसी देश के द्वारा गुलाम बनाए गए थे। उसके अलावा अपोजिशन टू मिलिट्री अलायंसेस, ये सब क्या थे, सब मिलिट्री अलायंस थे, यानी कि यही सिर्फ नहीं, बहुत सारे उसमें ये चल रहा था कि 4-5 देश ऐसे मिलकर अपना मिलिट्री अलायंस बना ले रहे थे
कि सुनो हम 5 लोग एक साथ रहेंगे, कोई और देश हमारे ऊपर आएगा अटैक करना तो हम 5 लोग मिलकर उसको जो है लड़ाई करेंगे उसके साथ। तो मिलिट्री अलायंस जो बन रहा था तो उसको भी अपोज कर रहा था कि नहीं, मिलिट्री अलायंस हमको नहीं बनाना है हमको, क्योंकि देखो मिलिट्री अलायंस अगर बनेगा तो युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा इस चीज़ को, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय भी हम लोगों ने इसको देखा, तो इसके भी खिलाफ था ये। उसके अलावा उस समय इसको पीस चाहिए था, वर्ल्ड को कॉपरेशन चाहिए था कि देश एक दूसरे का साथ दे सकें, और उसके अलावा देश इकोनॉमिकली जो है डेवलप कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसलिए जो है ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से NAM बना। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो इनका जो सेक्रेटरी जनरल का जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है, ये होते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े अधिकारी, जो कि किसके होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं चीज़ों को कि चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म कितना होता है, 1 महीना होता है, और वो रोटेट करता रहता है, एक महीने पे, 1 महीना ये, फिर उसके बाद दूसरा मेंबर, फिर तीसरा मेंबर, ऐसे 1 महीने पे रोटेट करता रहता है ये। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द जनरल असेंबली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग पीस। देखो मेंटेनिंग पीस का जो मुख्य जिम्मा है वो किसका है, वो तो है सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन किस कंडीशन में जनरल असेंबली जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करेगा, तो तब है जब सिक्योरिटी काउंसिल फेल कर जाए कोई भी जो है एक्ट करने में, ताकि ड्यू टू लैक ऑफ अनएनिमिटी, दैट मीन्स कि देश जो वहाँ पे परमानेंट मेंबर्स वगैरह हैं या जो भी मेंबर्स हैं, अगर वो लोग कोई डिसीजन ना ले पाएँ किसी भी मामले को लेके, तभी जो है तभी जो है जनरल असेंबली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पीस को मेंटेन करने के लिए। अब देखो ये मैंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया है एग्जांपल के, लेकिन ये क्वेश्चन से बनते हैं कि यूनेस्को के जो है कुछ एग्जांपल्स बताओ जो कल्चरल साइट को प्रिजर्व करता है। तो आपको हो सकता है एग्जाम में कुछ इमेज वगैरह बनी रहे, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया। तो बेसिकली हेरिटेज जो साइट्स होती हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, तो उनको प्रिजर्व कौन करता है, तो उनको जो है प्रिजर्व करता है यूनेस्को। अब है व्हाट वर द मेन एम्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो एम वही है जो कि मैंने अभी ऊपर आपको फंक्शन में समझाया, आप वही उसको जो है थोड़ा सा बना के आप उसको एम में भी लिख सकते हो कि देशों को बचाए रखना, पावर ब्लॉक्स जो कि बने थे USA और USSR से, प्रमोट वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति आए, और इम्पेरियलिज्म वगैरह को फिर से अपोज करना कि नहीं, हमको गुलाम नहीं बनना, ना किसी देश को आप गुलाम बनाओ, और जो डेवलपिंग कंट्री यानी जो अभी आगे बढ़ रहे हैं देश, जो अभी उभज रहे हैं देश, उनके बीच में जो है कोऑपरेशन बनाना और उनको इंकरेज करना, प्रोत्साहन करना कि आप आगे बढ़ो। अब ये 3 लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं NAM के फॉर्मेशन में। तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, और जोसेफ रोज टिटो यूगोस्लाविया से, जमाल अब्देल नसीर इजिप्ट से। ठीक है, नाम याद रखना है 3 लोगों के। व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट NAM समिट हेल्ड। तो पहली बार 1961 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में। वाई डिड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ज्वाइन द नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्यों जो नए नए जो देश आज़ाद हुए थे वो क्यों जो है NAM को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था। ठीक है, ये उन सभी देशों की आज़ादी की रक्षा कर रहा था, ये अवॉइड कर रहा था मिलिट्री अलायंस को, और इसका जो मोटो था यही था कि हम लोग साथ में काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ये फॉर्मेशन है, कब ये बने, इधर इनके नाम हैं, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, खासकर आप इसका जो है ध्यान रखिएगा। बस इस वाली वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आप आखिरी तक हैं, तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लस आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला हम कौन से चैप्टर को कवर करें।